नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और आज हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की तीसरा प्रकार जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने सबसे पहले ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में बात की थी, उसके बाद में हमने प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की और आज हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्वासी का मतलब क्या है। तो अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वो बताता है कि क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, या दूसरा मतलब होता है रिजेम्बल्स, तीसरा होता है सिमिलर टू, मतलब उसके जैसा होता है मगर वो नहीं होता है जो अपन मान के चलते हैं। तो रिजेम्बल्स का मतलब ये हुआ, यहाँ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो ट्रू एक्सपेरिमेंट के जैसे तो दिखते हैं मगर वास्तव में वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते नहीं हैं। और उसका आप कारण समझ गए होंगे कि कुछ में ऐसे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसी कुछ कमियां होती हैं जिसके वजह से वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं कहलाते हैं। तो क्वासी का मतलब ये हुआ कि रिजेम्बल्स या ऑलमोस्ट, प्रिटी मच देयर, उसके लगभग उस जैसा मगर वैसा नहीं। आपने सुना होगा क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, क्वासी अथॉरिटीज़ होते हैं, तो वही लगभग मतलब यहाँ हुआ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। तो सवाल अब ये उठता है कि हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बात काम कर ले उससे काम चलाते हैं। तो उसके जो है ना कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं हो पाते हैं। और उसके कुछ कारण जो मैंने लिखा है यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लीगल एंड एथिकल रीज़न्स होते हैं। कुछ ऐसे लीगल रीज़न्स होते हैं या कुछ एथिकल रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आप ट्रू एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। स्मोकिंग बड़ा अच्छा उदाहरण है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, उदाहरण ले लीजिए, आप काल्पनिक उदाहरण ही सही ले लीजिए कि स्मोकिंग के वजह से आपको जो है लंग कैंसर होता है या शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो आपको करना ये पड़ेगा कि कुछ लोगों को आपको एक कमरे में बंद करके हफ्तों, महीनों, सालों तक बोलना पड़ेगा कि आप सिगरेट पीजिए और फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोगों को कैंसर होता है। अब आप ये बात समझते हैं कि ये बड़ा एथिकल ये जो रीज़न है जिसकी वजह से हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं जिसकी वजह से जो है आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट जब करने की सोचते हैं तो आपको एथिकल रीज़न या कुछ प्रैक्टिकल रीज़न्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको ये पूरी तरह से सोच विचार के ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉलो करना चाहते हो या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और ऐसी स्थितियाँ जहाँ आप कंट्रोल ग्रुप को डिज़ाइन के अंदर किसी वजह से इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो उन स्थितियों में भी आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल करते हो। ऐसी भी स्थितियाँ कोई हो सकती हैं जिसके अंदर से आप कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते हैं। और ऐसी स्थितियाँ जनरली हम जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं जहाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ आप एक क्लास को बांट नहीं सकते कि आप ये इसको एक्सपेरिमेंट दे रहे हो और इसको जो है ना कंट्रोल ग्रुप कर रहे हो। तो जब पूरे क्लास को आपको एक ही तरह से जो है ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो उस क्लास में आप दो सेक्शन नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में जो है आप कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते हैं। तो फिर से आपको विचार करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते हो। और कुछ ऐसी भी स्थितियाँ कभी होती हैं। देखिए, रैंडम असाइनमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण एक गुण है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का। और जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर आप क्लास को दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हो तो फिर वहाँ रैंडम असाइनमेंट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और अगर स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न भी होती हैं तो फिर आपको जो आपका रैंडम असाइनमेंट कितना इफ़ेक्टिव है
ये भी आपको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। तो आपको बेसिकली नापतोल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आगे पीछे सोचना पड़ेगा, और जब परिस्थितियाँ आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अनुकूल ना हों तो फिर आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको एक बार बता दूं, ये बात को स्पष्ट कर दूं कि हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये 100% परफेक्ट है। तो आप घबराएं नहीं, आप मायूस ना हो अगर आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल करना पड़े तो। अब अपन अगली बार चलते हैं अगले स्लाइड में। तो दो तरह के क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं, और ये दोनों मैंने यहाँ चित्रित किए हैं आपके सामने, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। एक होता है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, है ना, और दूसरा होता है जो आपके राइट हैंड साइड है, सेपरेट सैम्पल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो आज हम केवल नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप अगर उसके नीचे जो चित्र दिया हुआ है उसको देखें आप, तो ये एकदम से आप समझ सकते हो कि ये क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप है तो ये जो है ना कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन हो गया। नॉन इक्विवेलेंट इसलिए है कि जब आप एक दो ग्रुप्स का चयन करते हो तो आप ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होते हो कि दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं, और इसका एक विशेष कारण है कि इसकी वजह से हम इसको नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना एक दो सेक्शन ले लेते हैं, तो क्या दो सेक्शन के विद्यार्थी बिल्कुल एक जैसे समान हैं? क्या जो उनको पढ़ाया जाएगा, जो टीचर पढ़ाएगा उसका जेंडर एक जैसा है, उसकी एम उसकी उम्र बिल्कुल एक, दोनों की उम्र बिल्कुल एक जैसी है, या उनके पढ़ाने का तरीका और उनके पढ़ाने का स्टाइल जो है वो क्या बिल्कुल एक जैसा है? तो इसमें काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर आपको ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि ये नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। इसमें ऊपर जो दिया हुआ है ट्रीटमेंट जहाँ लिखा हुआ है वो ट्रीटमेंट ग्रुप है, और नीचे जहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है वो कंट्रोल ग्रुप है। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसी तरह से अपन ने ये बताया है, इसको मैंने थोड़ा अच्छी तरह से बता दिया कि एक उदाहरण के सहित कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप जो है आपका, जो काले जो जहाँ काफ़ी आपको कालापन दिखता है वो ट्रीटमेंट ग्रुप है। और मान लीजिए कि उसको न्यू मेथड ऑफ टीचिंग आप पढ़ा रहे हैं, और दूसरे क्लास में जो है आप वही परंपरागत तरह से पढ़ा रहे हैं, सेम ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। तो जहाँ सेम ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है वो कंट्रोल ग्रुप हो गया, इसको आप प्री टेस्ट करते हो और फिर बाद में उसका पोस्ट टेस्ट करते हो। और ट्रीटमेंट ग्रुप जो है जो आपका ट्रीटमेंट दे रहे हो वहाँ भी आप प्री टेस्ट करते हो और फिर वहाँ भी उसका पोस्ट टेस्ट करते हो। तो ये हो गया नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। तो एक उदाहरण के साथ अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, और उसमें रिसर्चर का या एक्सपेरिमेंटर का उद्देश्य ये है कि वो पता लगाना चाहता है कि एक क्लास में जो है ना स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाने का नया तरीका या किसी विषय को पढ़ाने का नया तरीका ईजाद किया गया है, और उस तरीके को आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि वो कितना बेहतर है या वो बिल्कुल वैसा ही है या जो और ख़राब है जो आपका परंपरागत तरीके से आप जो विषय पढ़ा रहे हो। तो आप क्या करते हो, उसकी मेथडोलॉजी क्या करोगे, आप उसका सैम्पल लोगे। सैम्पल में क्या करोगे, आप मान लीजिए कि दो सेक्शंस चूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर मास्टर स्टूडेंट्स को। तो एक सेक्शन को जो है ना आप ट्रीटमेंट ग्रुप देते हो, ये जो है ना न्यू मेथड ऑफ टीचिंग है, और दूसरा जो सेक्शन है मास्टर स्टूडेंट्स का उसको आप परंपरागत सेम ओल्ड तरीके से पढ़ाते हो जो कंट्रोल ग्रुप है, या नहीं भी पढ़ाते हो, या मान लीजिए कि अपन पढ़ा रहे हैं परंपरागत तरीके से। तो आपका इवैल्यूएशन ये करना है कि क्या नया तरीका जिससे आप एक विषय को पढ़ा रहे हो वो पुराने तरीके से बेहतर है या नहीं। यह आपके एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है। तो अब ये जो उद्देश्य है, ये आपने जो सैम्पल चुना है, ये नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन कैसे कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे इससे कि आपका जो सेक्शंस को आपने चूज़ किया है वो आपने उस सेक्शंस को रैंडमली असाइन नहीं किया है। उस सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं उनको आपने रैंडमली असाइन नहीं किया है, रिसर्चर ने वो काम नहीं किया है। इसके लिए अगर आप ये पाते हो अंत में कि न्यू मेथड ऑफ टीचिंग बेहतर है,
तो उसका राइवल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। उसका राइवल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि भाई जिस सेक्शन को नए तरीके से पढ़ाया गया हो, क्या हो सकता है कि उस सेक्शंस के विद्यार्थी जो हैं बेहतर हों, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो देयर कुड बी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम टू बिगिन विद। शुरू से ही जो है आपको राइवल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं। और एक तरीका जिससे आप इनिशियल डिफरेंसेस को पता लगा सकते हो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स में, वो है प्री टेस्ट। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को हमने प्री टेस्ट दिया। और कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि एक कंट्रोल ग्रुप भी आप लगा सकते हो, जैसा हमने इस एक्सपेरिमेंट में लगाया है। तो अगर दोनों सेक्शन के विद्यार्थी किसी वजह से एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हों, तो फिर वो डिज़ाइन जो है काफ़ी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, काफ़ी हद तक कई तरह के थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल कर लेता है। और वो थ्रेट्स हैं हिस्ट्री के, मैचुरेशन के, टेस्टिंग के और रिग्रेशन के। तो यहाँ जो है हमने ये बात तय की है कि ये नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कंट्रोल डिज़ाइन आप इसको कैसे कर सकते हैं। नॉन इक्विवेलेंस जो है इसको आप काफ़ी हद तक प्री टेस्ट से कंट्रोल कर सकते हो। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसमें जो है ना टेस्टिंग का प्रभाव पड़ता है। और अगर आप कंट्रोल ग्रुप डालते हो तो आप कुछ हद तक जो है इसके क्योंकि दोनों ग्रुप्स में फिर टेस्टिंग का प्रभाव उतना ही रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसके लिए जो है टेस्टिंग का जो है आप उसका जो थ्रेट होता है उसको आप मिनिमाइज़ कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। वैसे ही मैच्योरेशन दोनों ग्रुप्स में उतना ही होगा। हिस्ट्री भी जैसे ही बिल्कुल वैसे ही होगी। दोनों को एक दूसरे के कंडीशंस समान आप करोगे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसकी हिस्ट्री का जो थ्रेट है उसको भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हो। तो इस तरह से हमने आज जो है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के बारे में बात की थी। धन्यवाद।